हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दल बदल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। दल बदल भारतीय संसदीय प्रणाली की एक अनिवार्य बुराई बनकर प्रकट हुआ है। 1960 के दशक तक भारत में दल बदल की समस्या नहीं थी, क्योंकि संघ और राज्य दोनों स्तरों पर एक ही दल की सरकार थी। लेकिन जैसे कुछ राज्यों में अलग दल की सरकारों ने जन्म लिया, वैसे ही दल बदल की समस्या उत्पन्न होने लगी। दल बदल का सामान्यतः आशय किसी भी राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य का, यानी एक व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल से चुना गया है, वह चुने जाने के बाद, निर्वाचित होने के बाद किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर लेता है, अथवा वह अपनी पार्टी लाइन को छोड़ करके, यानी अपने दल के अध्यक्ष के दिशा निर्देशों को छोड़ करके आचरण करता है, व्यवहार करता है, या उसके विपरीत अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है, जैसे वोटिंग करता है या वोटिंग से अनुपस्थित रहता है आदि। या फिर जो मनोनीत सदस्य है या निर्दलीय सदस्य है, वह किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है। तो ये सारे व्यवहार, ये सारे आचरण दल बदल की परिधि में आते हैं। दल बदल की परिधि में इन आचरणों को इसलिए लाया गया जिससे भारतीय राजनीति को बुराइयों से बचाया जा सके। दल बदल हमारी संसदीय प्रणाली की एक अनिवार्य बुराई बन चुका है और इसने समय समय पर सरकारों के गठन और सरकारों के पतन में अपनी भूमिका निभाई है। अगर यह कहा जाए कि भारत में प्रायः दल बदल केवल सरकारों के बनाने और गिराने के लिए किया जाता रहा है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, असमय सरकारों का गिरना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। किंतु संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए सरकारों के बनाने और सरकारों के गिराने के लिए दल बदल का उपयोग किया जाता रहा है। इतना ही नहीं, दल बदल ने भारतीय संसदीय व्यवस्था में रिश्वतखोरी जैसी बुराइयों को भी जन्म दिया है, हॉर्स ट्रेडिंग ने जन्म लिया है। यही कारण है कि दल बदल को प्रतिबंधित करने की मांग की जाती रही। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या प्रावधान किए गए हैं दल बदल के संबंध में, हम लोग इस वीडियो में दल बदल के उन्हीं प्रावधानों के विषय में चर्चा करेंगे। हालांकि चर्चाएं दल बदल पर और भी व्यापक है, क्योंकि यह कहा जाता है कि दल बदल वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी करता है, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग दल बदल के प्रावधानों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या है प्रावधान दल बदल के, हम लोग यहाँ पर उन प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं। दल बदल को रोकने के लिए सबसे पहले दल बदल यानी डिफेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और दल बदल को रोकने के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं उन प्रावधानों को एंटी डिफेक्शन प्रोविजन कहते हैं। सबसे पहले दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया और इस 52वें संविधान संशोधन 52th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में किया गया ये संशोधन। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल जोड़ी गई और इस 10वीं अनुसूची में दल बदल के प्रावधानों का उल्लेख किया गया। जो 10th शेड्यूल है वह 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानी जाती है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधानों के नाम से जानी जाती है। लेकिन चूंकि ये प्रावधान लागू होने के बावजूद भी दल बदल को पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जा सका, रोका नहीं जा सका, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2003 में। और इस 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची में फिर से
संशोधन किया गया, जिससे कि दल बदल के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी या और अधिक मजबूत बनाया जा सके। क्या प्रावधान किए गए हैं दल बदल के संबंध में, हम लोग इसी के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि दल बदल के विषय में कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर शामिल हैं। दल बदल के संबंध में जो प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, उन प्रावधानों में सबसे पहली बात, जो प्रावधान दल बदल के शामिल हैं, पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने दल की राजनीतिक सदस्यता को त्याग देता है, स्वेच्छा से त्याग देता है, तो वह दल बदल के आचरण का दोषी माना जाएगा। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि दल बदल के प्रावधान केवल उन्हीं सदस्यों पर लागू होते हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने गए हैं या नियुक्त हुए हैं। अन्य सदस्यों पर, जो संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं और वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, उन पर दल बदल लागू नहीं होता। तो स्वेच्छा से अगर त्याग किया गया है तब उसे दल बदल का दोषी माना जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति दल के निर्देशों का या दल के अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है, दल के अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन करता है, जिसे कहते हैं व्हिप का उल्लंघन करता है, तो व्हिप का उल्लंघन करने पर उसे दल बदल का दोषी माना जाता है। व्हिप के विषय में चर्चा हम लोग एक वीडियो में पहले ही कर चुके हैं, आप उस वीडियो को जाकर के व्हिप के विषय में विस्तार से देख सकते हैं। तो अगर दल के अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन किया जाए, कैसा उल्लंघन किया जाए, जैसे दल के अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध वोटिंग की जाए, जिसको वोट देने के लिए कहा गया है उसके विरुद्ध वोटिंग की जाए, या फिर दल के अध्यक्ष के निर्देश देने के बावजूद भी सदन में अनुपस्थित रहा जाए और वोटिंग में भाग न लिया जाए, या वोटिंग से भाग न लेने के लिए कहने पर वोटिंग में भाग ले लिया जाए, तो अगर इस तरीके का आचरण किया जाए तो इसे दल के अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन यानी व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा और उसे दल बदल का दोषी माना जाएगा। तीसरी बात, अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति है और निर्दलीय व्यक्ति चुने जाने के बाद वह किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी दशा में वह दल बदल का दोषी माना जाएगा। और चौथी बात, अगर कोई मनोनीत सदस्य है, जिस व्यक्ति का मनोनयन किया गया है, अगर वह मनोनयन के 6 माह तक किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 6 माह के बाद, जिस तारीख को उसका मनोनयन किया गया है उसके 6 माह के बीत जाने के बाद अगर वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ज्वाइन करता है, तब उसे दल बदल का दोषी माना जाएगा। ये 4 आचरण हैं जब किसी भी व्यक्ति को दल बदल का दोषी माना जाएगा, यानी दल बदल का दोषी करार दिया जाएगा इन 4 आचरणों पर। हाँ, यहाँ पर दल के अध्यक्ष के निर्देशों में एक बात और है कि अगर दल के अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है और अगर राजनीतिक दल का अध्यक्ष 15 दिन के भीतर उसे क्षमा कर देता है तो फिर वो दल बदल का दोषी नहीं माना जाता, लेकिन अगर 15 दिन के भीतर वो उसे क्षमा नहीं किया जाता तो फिर उसे दल बदल का दोषी माना जाता है। तो 15 डेज का समय है। तो ये व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करे तो वह दल बदल का दोषी माना जाएगा, और जो व्यक्ति दल बदल का दोषी माना जाता है उस व्यक्ति की जो विधानमंडल या संसद की सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। इसका प्रभाव ये है कि उसकी जो राज्य विधानमंडल या संसद की सदस्यता है वह सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी अगर वह एमपी है या वह एमएलए है तो अब ना वह एमपी रह जाएगा और ना ही वह एमएलए रह जाएगा, उसकी दोनों सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दल बदल के उल्लंघन का यह गहरा प्रभाव होता है। इतना ही नहीं, 91वें संविधान संशोधन ने एक व्यवस्था और कर दी है। 91वें संविधान संशोधन ने, जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, अभी हम लोगों ने लिखा था, उस 91वें संविधान संशोधन ने यह प्रावधान कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी है
अगर कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी है तो वह मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा, मंत्री नहीं बनेगा, उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अगर उसे मंत्री बनना है, अगर वह मंत्री बनना चाहता है तो पुनर्निर्वाचन के बाद उसे फिर से इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा, उसे फिर से निर्वाचित होकर के आना पड़ेगा, और अगर वह दोबारा निर्वाचित होकर आता है तभी वह मंत्री पद धारण कर पाएगा, अन्यथा वह मंत्री पद धारण नहीं कर पाएगा। तो ये प्रावधान दल बदल के संबंध में वर्णित किए गए हैं। अब इन प्रावधानों के अलावा अब आप कुछ प्रावधानों के विषय में और जानना आपके लिए आवश्यक है। किन प्रावधानों के विषय में जानना आवश्यक है? सबसे पहली बात है अपवाद। इसका एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है इसका? इसका अपवाद है कि अगर किसी भी एक दल का दूसरे दल में विलय हो जाए और विलय में उस दल के विधानमंडल के 2/3 सदस्य का समर्थन हो जाए तो उसे दल बदल का दोषी नहीं मानते, यानी दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है कि अगर एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो जाए और उस राजनीतिक दल के 2/3 सदस्यों, जो विधानसभा में चुनकर आए सदस्य हैं वे, जो या संसद में चुनकर आए सदस्य हैं वे, विधानमंडल में जो सदस्य चुनकर आए हैं उन 2/3 सदस्यों का समर्थन हासिल हो जाए, तब दल बदल का दोष नहीं लगता। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जब 52वां संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें पैरा 3 था और उस पैरा 3 में ये बात कही गई थी, स्प्लिट की बात की गई थी, पार्टी विभाजन की बात की गई थी कि अगर 1/3 सदस्य पार्टी विभाजन कर लेते हैं, 1/3 सदस्य पार्टी विभाजन कर लेते हैं तो वह भी दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन जब 91वां संविधान संशोधन किया गया तो 91वें संविधान संशोधन में इसको खत्म कर दिया गया। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इस पैरा 3 को शून्य घोषित कर दिया गया और इस स्प्लिट को, यानी पार्टी के विभाजन को यानी 1/3 सदस्यों के द्वारा जो पार्टी का विभाजन था उसे समाप्त कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया और केवल विलय को मान्यता दी गई। जो पैरा 4 है जिसमें विलय का प्रावधान किया गया है, इस विलय के प्रावधान को मान्यता दी गई। हाँ, यहाँ पर एक चेंज और लाया गया कि जो विलय वाला प्रावधान था उसमें पहले 1/3 सदस्य मेंशन था कि 1/3 सदस्य को 1/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन जब 91वां संविधान संशोधन लाया गया तो 91वें संविधान संशोधन से यहाँ पर 1/3 के बजाय 2/3 सदस्य कर दिया गया। तो मर्जर में अब 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। पहले जो 52वां संशोधन था उसमें 1/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए था, यानी अब 91वें संशोधन के द्वारा इसे और कठोर बना दिया गया क्योंकि 1/3 के बजाय 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए और पैरा 3 को शून्य घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल पार्टी विभाजन को 1/3 सदस्यों के पार्टी विभाजन को दल बदल से बाहर कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब 2/3 सदस्यों के द्वारा पार्टी विभाजित होनी चाहिए और नई पार्टी बनकर उस दूसरी पार्टी में विलय होना चाहिए, या उसी पार्टी का 2/3 सदस्यों के साथ दूसरी पार्टी में विलय होना चाहिए, तब उसे दल बदल नहीं मानेंगे। हालांकि इसको लेकर के निर्णय बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं और उन कंट्रोवर्शियल निर्णय के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर दल बदल हुआ है तो दल बदल के संबंध में निर्णय कौन करेगा, कौन तय करेगा कि दल बदल किया गया है? तो दल बदल के संबंध में जो निर्णय है वो पीठासीन अधिकारी का होगा, पीठासीन अधिकारी का निर्णय होगा और पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होगा, फाइनल निर्णय होगा। पीठासीन अधिकारी कौन होगा?
पीठासीन अधिकारी होगा सभापति, चेयरमैन। अगर राज्यसभा है या राज्यों की विधान परिषद है तो सभापति होगा, चेयरमैन होगा राज्यसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और स्पीकर होगा अगर लोकसभा है या फिर राज्य विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पर स्पीकर होगा। तो स्पीकर या सभापति को ही निर्णय लेने का अधिकार है कि दल बदल में दोषी कौन माना जाएगा। तो दल बदल के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार, इसके द्वारा जो निर्णय है वो अंतिम होगा। अंतिम अधिकार यह पीठासीन अधिकारियों को है। और संविधान इसके लिए ये प्रावधान करता है कि पीठासीन अधिकारी दल बदल के संबंध में निर्णय कैसे लेंगे, इसके लिए नियम बना सकते हैं। और जो नियम वे बनाएंगे उस नियम को सदन के द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यानी सदन उस नियम का समर्थन करेगा, इसके बाद वह नियम लागू होगा। और अगर कोई व्यक्ति उस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार का भंग माना जाएगा और विशेषाधिकार के हनन की नोटिस दी जाएगी और इसके लिए उसकी कार्यवाही की जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि स्पीकर के जो निर्णय हैं वो निर्णय प्रायः विवादों में रहे हैं। इसलिए और जो पैरा 7 था 10वीं अनुसूची का पैरा 7 ये कहता था कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका निर्णय न केवल अंतिम होगा बल्कि उनके निर्णय की न्यायालय में जांच नहीं हो सकेगी। तो न्यायालय ने इसे शून्य घोषित कर दिया। पैरा 7 के इस प्रावधान को शून्य घोषित कर दिया जो ये कहता था, यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया जो ये कहता था कि स्पीकर का निर्णय की समीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि स्पीकर के निर्णय प्रायः विवादों के घेरे में हमेशा रहते हैं। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है उच्चतम न्यायालय का वो किहोतो हालोहान का है। किहोतो हालोहान बनाम जाचिल्ल्यू, किहोतो हालोहान बनाम जाचिल्ल्यू का मामला है 1992 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया था और किहोतो हालोहान बनाम जाचिल्ल्यू के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैरा 7 को शून्य घोषित कर दिया। और पैरा 7 को शून्य घोषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब भी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्पीकर कार्य करता है तो स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की भांति यानी अधिकरण की भांति कार्य करता है। और चूंकि स्पीकर 10वीं अनुसूची के अंतर्गत कार्य करते हुए एक ट्रिब्यूनल की भांति कार्य करता है, इसलिए स्पीकर के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो 10वीं अनुसूची में जो पैरा 7 था वो न्यायिक पुनर्विलोकन करने से, न्यायिक समीक्षा करने से रोकता था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने किहोतो हालोहान बनाम जाचिल्ल्यू के मामले में निर्णय देकर यह कहा कि स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा होगी, न्यायिक जांच होगी, क्योंकि स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की भांति कार्य करता है। और न्यायालय का यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत वर्षों में स्पीकर ने इस विषय में बड़े विवादास्पद निर्णय लिए हैं और ऐसा भी रहा है कि उन्होंने वर्षों तक निर्णय नहीं लिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर स्पीकर इस मामले में अनिर्णय की स्थिति दर्शाता है, यानी कोई निर्णय पर पहुंचने की कोशिश नहीं करता है, तो यह भी उसके अधिकारों का दुरुपयोग माना जाएगा और उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकेगा। तो न्यायालय ने निःसंदेह अपने निर्णयों के माध्यम से 10वीं अनुसूची के दुरुपयोग रोकने की जो स्पीकर की मंशा रही है, स्पीकर की इच्छा रही है, उस पर अंकुश लगाया है, जिससे 10वीं अनुसूची का दुरुपयोग न किया जा सके।
यानी दल बदल के प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके, दल बदल को कठोरता से लागू किया जा सके और संसदीय प्रणाली को दल बदल के दोषों से मुक्त किया जा सके। हालांकि व्यवहार में ऐसा संभव नहीं रहा है और हम लोगों ने यह अनुभव किया है कि विगत वर्षों में अनेक अवसरों पर सरकारों में दल बदल की समस्या बड़े पैमाने पर जन्म लेती रही है। 2020 में ही अनेक राज्यों में दल बदल की समस्या ने जन्म लिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि ऐसे अनेक राज्य हैं जहां दल बदल की समस्या बड़े गंभीर रूप में प्रकट हुई है। निसंदेह दल बदल के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वे प्रावधान दल बदल को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं करते, केवल आंशिक रूप से प्रतिबंधित करते हैं और यही कारण है कि दल बदल की बुराई समय समय पर विवादों में घिरती रही है। फिलहाल हमारा इस वीडियो में उद्देश्य केवल दल बदल के प्रावधानों के विषय में चर्चा करना था। दल बदल का विश्लेषण और दल बदल और स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा, ऐसे सारे टॉपिक के लिए हम लोग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, नए वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।